कभी कभी किसी कंपनी का सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट वही नहीं होता जिसके नाम से कंपनी फेमस होती है। हिंदुस्तान जिंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, लेकिन उसके पीछे सिर्फ जिंक का रोल नहीं था। आइए समझते हैं कि एक्चुअल ग्रोथ ड्राइवर क्या था। फाइनेंशियल 26 के पहले क्वार्टर में कंपनी ने 13,747 करोड़ का रेवेन्यू और 5,469 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। कंपनी ने फाइनेंशियल 27 के लिए अप्रैल 2026 में 11 रुपीज पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। लेकिन सवाल यही है कि इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे एक्चुअल रीजन क्या था? क्या सिर्फ मेटल प्राइसेस का इंपैक्ट था या फिर सिल्वर बिजनेस और कॉस्ट कंट्रोल का भी बड़ा रोल रहा? और रिजल्ट्स के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स ने इस परफॉर्मेंस को किस तरह इवैल्यूएट किया? आज की वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी को थोड़ा समझते हैं। हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप की कंपनी है और इंडिया की इकलौती इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है। इसके मेजर माइनिंग ऑपरेशंस राजस्थान में हैं, जिनमें रामपुरा अगुचा, सिंदेसर खुर्द, राजपुरा दायबरा, जवार और कयाज जैसी लोकेशन शामिल हैं। वहीं चंदेरिया कंपनी के मेजर लेड जिंक स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। कंपनी सिर्फ जिंक और लेड ही नहीं बल्कि सिल्वर भी प्रोड्यूस करती है। ग्लोबल माइनिंग इंडस्ट्री में भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है। हिंदुस्तान जिंक इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स ICMM का मेंबर है और रामपुरा अगुचा माइन और चंदेरिया स्मेल्टर को जिंक मार्क वैलिडेशन भी मिली है, जो इंडिपेंडेंटली असेस रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन पार्टिकल्स को इंडिकेट करती है। अब बात करते हैं लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स की। फाइनेंशियल 27 के पहले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 13,747 करोड़ रहा, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में 77% ज्यादा है। कंपनी का एबिडा 8,074 करोड़ रहा और एबिडा मार्जिन लगभग 59% तक पहुंच गया। नेट प्रॉफिट भी बढ़कर 5,469 करोड़ हो गया। इस क्वार्टर में कंपनी का माइंड मेटल प्रोडक्शन 268 किलोटन रहा, जो कंपनी का अब तक का हाईएस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टर प्रोडक्शन रहा। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब कंपनी जिंक और लेड ओर की माइनिंग करती है तब उसी प्रोसेस में सिल्वर बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। इस क्वार्टर में सिल्वर सेगमेंट से 3,839 करोड़ का रेवेन्यू आया और कंपनी के अकॉर्डिंग सिल्वर ने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग 46% कंट्रीब्यूट किया। इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ हायर सिल्वर प्राइसेस का भी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। माइनिंग बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, कॉस्ट कंट्रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। हिंदुस्तान जिंक का जिंक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रॉयल्टी को छोड़कर घटकर $851 पर टन रहा, जो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी लोअर था। हायर मेटल रियलाइजेशंस, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस और कॉस्ट कंट्रोल के सपोर्ट से कंपनी का कैश जनरेशन भी स्ट्रांग रहा। ग्रोथ कैपेक्स से पहले कंपनी का फ्री कैश फ्लो 5,253 करोड़ रहा। अगर बैलेंस शीट देखें तो कंपनी की नेटवर्थ 23,587 करोड़ तक पहुंच गई है। साथ ही डेट मैट्रिक्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जिससे फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। अब फ्यूचर की बात करें, कंपनी करंटली कई एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जैसे डेबारी में 250 KTPA इंटीग्रेटेड जिंक स्मेल्टर और रामपुरा अगुचा में 10 MTPA टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट। साथ ही कंपनी क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटीज पर भी फोकस बढ़ा रही है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कंपनी का फोकस कंटिन्यू है। रिजल्ट्स के बाद कई ब्रोकरेजेस जैसे नुवामा, JM फाइनेंशियल और मोतीलाल ओसवाल ने अपने एनालिसिस रिपोर्ट पब्लिश किए। इन रिपोर्ट्स में ब्रॉडली स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, हेल्दी कैश जनरेशन और फेवरेबल कमोडिटी रियलाइजेशंस को हाईलाइट किया गया। लेकिन फ्यूचर परफॉर्मेंस, कमोडिटी प्राइसेस, सिल्वर रियलाइजेशंस, प्रोडक्शन लेवल्स, ग्लोबल डिमांड और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन पर काफी हद तक डिपेंड रहेगी। इसीलिए किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को हमेशा उसके लॉन्ग टर्म बिजनेस परफॉर्मेंस के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी होता है। ओवरऑल देखा जाए तो हिंदुस्तान जिंक ने इस क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ, कॉस्ट एफिशिएंसी और सिल्वर बिजनेस के सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन माइनिंग बिजनेस कमोडिटी प्राइसेस और ग्लोबल डिमांड से काफी इन्फ्लुएंस रहता है, इसलिए फ्यूचर परफॉर्मेंस भी इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। अब आपका क्या व्यू है हिंदुस्तान जिंक के लेटेस्ट रिजल्ट्स और कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी को लेकर? कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इससे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझे। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।